बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 22 में डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस रेप्लिकेशन कंट्रोल। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले देखेंगे कि रेप्लिकेशन कंट्रोल से क्या मुराद है, और उसके बाद डिफरेंट अप्रोचेज हैं इसके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल और एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल उसके बारे में, और आखिर में कुछ इसके एल्गोरिदम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं रेप्लिकेशन कंट्रोल क्या है। इन रेप्लिकेशन कंट्रोल विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंसिस्टेंट डाटा इन ऑल साइट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस में हम जानते हैं कि हमारा जो डाटा है वो एक सेंट्रलाइज पोजीशन पे नहीं होता, हमारा डाटा डिफरेंट लोकल साइट्स के ऊपर या लोकल डाटाबेस के ऊपर मौजूद होता है। अब हर एक साइट के ऊपर डाटा को कंसिस्टेंट फॉर्म में लेके आने के लिए रेप्लिकेशन कंट्रोल किया जाता है, ताकि आपका डाटा कंसिस्टेंट फॉर्म में या सेम उसकी वैल्यूज हर एक इंडिविजुअली साइट्स के ऊपर मौजूद हों। Replication is a technique used in distributed DBMS to store multiple copies of the data table at different sites। हम जानते हैं, पहले इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं रेप्लिकेशन के बारे में, एक ऐसा टेक्निक या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिफरेंट साइट्स के ऊपर डाटा को मेंटेन करते हैं। The problem with having multiple copies in multiple sites is the overhead of maintaining data consistency, particularly during update operation। अब हमारा डाटा डिफरेंट साइट्स के ऊपर मौजूद होता है, बट उसको मेंटेन करना कि सेम डाटा की कॉपी हर एक डिफरेंट साइट्स के ऊपर मौजूद हो, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, और इसके लिए इसे मेंटेन करना भी ज़रूरी है ताकि डाटाबेस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जा सके। और स्पेशली जब हम लोग किसी भी ऑपरेशन को अपडेट करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा अपडेटेड डाटा हर एक साइट के ऊपर अपडेट हो सके। इन ऑर्डर टू मेंटेन mutually consistent data in all the sites, replication control techniques need to be adopted। अब इसके लिए कि हमारा डाटा डिफरेंट साइट्स के ऊपर सेम डाटा हो और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन हो सके, और उसके लिए कंट्रोल टेक्निक ज़रूरी है जिसे रेप्लिकेशन कंट्रोल कहते हैं। देयर आर टू अप्रोचेज फॉर रेप्लिकेशन कंट्रोल। अब इसके लिए दो अप्रोचेज हैं, जिसमें सबसे पहली अप्रोच सिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल है, और सेकंड है एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल। सबसे पहले देखते हैं सिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल क्या है। इन सिंक्रोनस रेप्लिकेशन अप्रोच द डेटाबेस इज सिंक्रोनाइज्ड सो दैट ऑल द रेप्लिकेशन ऑलवेज हैव द सेम वैल्यूज। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन अप्रोच में क्या होता है कि डाटा को सिंक्रोनाइज किया जाता है ताकि आपका डाटा सेम साइट के ऊपर या डिफरेंट साइट्स के ऊपर उसकी सेम वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। A transaction requesting a data item will have access to the same value in all the sites। वो जो ट्रांजैक्शन जिसे कोई डाटा रिक्वायर्ड है, वो जो रिक्वायर्ड डाटा हर एक साइट के ऊपर उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। टू इंश्योर दिस यूनिफॉर्मिटी, इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए कि आपका डाटा तमाम साइट के ऊपर सेम होना चाहिए, उसकी वैल्यू सेम हो। अ ट्रांजैक्शन दैट अपडेट्स अ डाटा आइटम इज एक्सपेंडेड सो दैट इट मेक्स द अपडेट इन ऑल द कॉपीज ऑफ द डाटा आइटम। तो उसके लिए ज़रूरी है जो भी आप चेंजेस करें, जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को अपडेट करें, तो उसकी जो अपडेशन है वो तमाम साइट्स के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। जनरली टू फेज कमिट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। अब इस पर्पज के लिए कि आपका डाटा सेम रिकॉर्ड हर एक साइट के ऊपर मौजूद होना चाहिए, इसके लिए टू फेज कमिट जो प्रोटोकॉल है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन कंट्रोल। इन एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन अप्रोच द रेप्लिकास डू नॉट ऑलवेज मेंटेन द सेम वैल्यूज। इस सेकंड अप्रोच में जो आप लोगों का डाटा है वो तमाम साइट के ऊपर वो सेम नहीं होता, उसकी वैल्यूज वो डिफरेंट होती हैं। वन और मोर रेप्लिकास में स्टोर एंड आउटडेटेड वैल्यूज। अब उसमें कुछ साइट्स के ऊपर जो पुरानी जो पहले वाली वैल्यू हैं वो मौजूद होती हैं, कुछ अपडेटेड वैल्यू मौजूद होती हैं,
एंड ट्रांजैक्शन कैन सी द डिफरेंट वैल्यू, और आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको डिफरेंट वैल्यूज एक्सेप्ट होती है या एक्सेस होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑल द रेप्लिका टू द करंट वैल्यू इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन। इन तमाम डिफरेंट वैल्यूज को सेम वैल्यू पे लेके आने या इस टेक्निक का नाम सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। A popular method of synchronization is stored and forward method। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो मशहूर मेथड है वो फॉरवर्ड मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस मेथड वन साइट इज designated as a primary site and the other sites are secondary sites। अब इस मेथड के जरिए ताकि डिफरेंट वैल्यू सेम हो सके उसके लिए क्या किया जाता है, एक साइट को प्राइमरी और बाकी जो डिफरेंट साइट्स को सेकेंडरी साइट्स के तौर पे डेजिग्नेट किया जाता है। The primary site always contains updated values। अब उसमें जो प्राइमरी साइट्स है उसमें अपडेटेड वैल्यूज होती हैं। All the transaction first enter the primary sites। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो सबसे पहले वो प्राइमरी साइट्स को अप्रोच करती हैं। These transactions are then queued for the application in the secondary sites and then उसके बाद सेकेंडरी साइट से वैल्यूज को एक्सेस करती हैं। The secondary sites are updated using the rollout method only when a transaction is scheduled to execute on it। अब उसके बाद जो सेकेंडरी साइट्स होती हैं अब उस क्या करती हैं, एक मेथड है जिसे हम लोग रोल आउट मेथड कहते हैं, उसके जरिए अपनी प्राइमरी जो साइट से उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है उसको वो अपडेट कर देती हैं। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन कंट्रोल एल्गोरिदम। इसमें कुछ मशहूर एल्गोरिदम मौजूद हैं जो कि रेप्लिकेशन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें मास्टर स्लेव रेप्लिकेशन कंट्रोल एल्गोरिदम, डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग एल्गोरिदम, मेजॉरिटी कंसेंसस एल्गोरिदम और सर्कुलेटिंग टोकन एल्गोरिदम मौजूद है। सबसे पहले देखते हैं कि मास्टर स्लेव रेप्लिकेशन कंट्रोल एल्गोरिदम क्या है। देयर इज वन मास्टर साइट एंड एन स्लेव साइट्स। अब इसमें होता है क्या है, एक आपकी जो साइट है उसे मास्टर साइट कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है, और बाकी जो साइट्स हैं उनको स्लेव साइट कहा जाता है। अ मास्टर एल्गोरिदम रन एट द मास्टर साइट टू डिटेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसमें जो एल्गोरिदम है मास्टर एल्गोरिदम वो आपके मास्टर साइट पे वो रन होता है और उसमें जितनी भी कॉन्फ्लिक्शन है डिफरेंट वैल्यूज की उनको डिटेक्ट किया जाता है। अ कॉपी ऑफ स्लेव एल्गोरिदम रन एट ईच स्लेव साइट। अब उसमें जो स्लेव एल्गोरिदम के जो कॉपीज हैं वो हर एक इंडिविजुअल साइट्स के ऊपर वो रन किया जाता है। अब इसके बाद मास्टर स्लेव की जो वैल्यूज हैं वो जो है बाकी रिमेनिंग आपके जो स्लेव साइट्स हैं उनको वो मैच किया जाता है ताकि डिफरेंट वैल्यू ना हो, हर एक साइट के ऊपर कुछ सेम वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग एल्गोरिदम। दिस कंप्राइजेस ऑफ n पेयर साइट्स ऑल ऑफ whom must okay a transaction before it start execution। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग एल्गोरिदम के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले जितनी भी तमाम पेयर साइट्स हैं उससे क्या करती है, एक ओके का मैसेज कंसीव करती हैं। अब जिससे क्या मुराद है, उस ट्रांजैक्शन की जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं और तमाम साइट्स के ऊपर वो सेम मौजूद हैं। जब ओके का मैसेज आ जाएगा देन वो एग्जीक्यूशन जो है उस ट्रांजैक्शन की वो स्टार्ट हो जाएगी। देन है मेजॉरिटी कंसेंसस एल्गोरिदम। दिस इज अ वेरिएशन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड वोटिंग एल्गोरिदम where a transaction is allowed to execute when a majority of the pairs okay transaction। अब इस एल्गोरिदम के लिए ये जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जब पेयर साइट वो तमाम जो साइट्स हैं, तमाम जो लोकल साइट्स हैं उनमें से मेजॉरिटी अगर साइट्स पे ओके का मैसेज आ जाता है वो डिस्प्ले हो जाए तो जो आपके ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देती है, ये कंसिडर करके कि तमाम साइट्स के ऊपर वो सेम वैल्यू मौजूद होगी। नेक्स्ट है सर्कुलेटिंग टोकन एल्गोरिदम। In this approach, the transaction in the system are serialized using a circulating token and executed accordingly against every replica of the database. Thus, all the transactions are accepted, none is rejected। अब इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली एक टोकन बेसिकली तमाम साइट्स को क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है। अब उसके अगेंस्ट क्या होता है कि तमाम जो साइट्स हैं उस टोकन को क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। अब उसके बाद कोई भी साइट्स उसको रिजेक्ट नहीं करती। अब उसके बाद क्या होता है, आपकी ट्रांजैक्शन क्या होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ये कंसिडर करके कि आपके तमाम डिफरेंट साइट्स के ऊपर वो
सेम वैल्यूज़ मौजूद हैं, किसी भी साइट्स के ऊपर उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट नहीं है। ये डिफरेंट रेप्लिका या रेप्लिकेशन कंट्रोल टेक्निक्स और इसके बाद कुछ एल्गोरिदम थे जिसको यूज़ करके हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में डिफरेंट साइट्स के जो डाटा है उसको क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंट कर सकते हैं, ताकि डाटा हमारा मेंटेन हो और हर ट्रांजैक्शन के लिए सेम डाटा डिफरेंट साइट्स के ऊपर वो पड़ा या मौजूद होना चाहिए। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।